सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की थी, जिसकी पॉलिटी की आज दोस्तों अंतिम क्लास होगी। हमने पॉलिटी के सारे चैप्टर, सारे टॉपिकों को कवर कर लिया है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप शुरू से लेके अंत तक सारी क्लासेसों को देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा पॉलिटी का अंतिम टॉपिक है वो है संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग। इन दोनों के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले संवैधानिक निकाय, उसके बाद हम पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय। तो मैं आपको बता दूं संवैधानिक निकाय क्या होते हैं। देखिए संवैधानिक, जैसे आप इसको बोलेंगे ना संवैधानिक, क्या बोलेंगे संविधानिक, ऐसे तो बोलेंगे। अर्थात इसका अंदर जो आवाज आ रही है वो आ रही है संविधान। कैसी आवाज आ रही है? संविधान की आवाज आ रही है। तो मतलब जो चीजें संविधान में पहले से ही मौजूद थी, मतलब जब संविधान बना था उस समय ही मौजूद है, तो उनको संवैधानिक निकाय कहा जाता है। और जो संविधान में मौजूद नहीं थी उनको किसी न किसी अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया है या किसी और कारण से जोड़ा गया है, तो वो क्या हो जाएंगी? गैर संवैधानिक निकाय हो जाएंगे। मतलब ये संविधान में नहीं थे, इनको जोड़ा गया है। तो संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? जो संविधान में मौजूद थे जब संविधान बनाया गया था। और गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है? जब संविधान बनाया गया था तो उस समय वो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको बाद में जोड़ा गया। जैसे गैर संवैधानिक निकाय में हम मान लेते हैं नीति आयोग। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को बना। तो नीति आयोग कोई संवैधानिक निकाय थोड़ी ना है, क्योंकि वो तो संविधान में मौजूद नहीं था, उसको तो जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया? गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा ना, तो उसको जोड़ा गया तो गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा। अब संवैधानिक निकाय में मान लेते हैं संवैधानिक निकाय, जैसे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पहले से ही मौजूद है, जो संविधान बना था तब भी चुनाव आयोग था, अब भी है, तो ये क्या हो जाएगा? संवैधानिक निकाय हो जाएगा। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको संवैधानिक निकाय बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको गैर संवैधानिक निकाय बताऊंगा। ठीक है, संवैधानिक निकाय में दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं चुनाव आयोग के बारे में। किसके बारे में? चुनाव आयोग के बारे में। देखिए मैं आपको संवैधानिक निकाय के सारे निकाय नहीं बताऊंगा, सारे आयोग नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। आप उन्हीं को लगा देंगे, क्योंकि यही एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते। तो आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा? आपसे एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है या नहीं है, या कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है या नहीं है। तो ऐसे आपसे पूछेगा, आपको बस टिक लगाना है कि चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है या नहीं है, नीति आयोग संवैधानिक निकाय है या नहीं है, बस इस पे आपको टिक लगाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आप पढ़ लेंगे। चुनाव आयोग को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक और स्वतंत्र संस्थान है। ठीक है, स्वतंत्र मतलब कैसे? इसके ऊपर कोई वो नहीं है, अधिकार नहीं है। जैसे सरकार होती है केंद्र में, केंद्र का बहुत सारी संस्थाओं पे अधिकार होता है, लेकिन चुनाव आयोग पे नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो केंद्र में भी तो चुनाव कराता है, प्रधानमंत्री के भी तो चुनाव कराता है, तो इसलिए उस पर किसी का अधिकार नहीं है। वो क्या है? स्वतंत्र रहता है। ठीक है, ये वह क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, संविधान के नियम 324 में कहा गया है कि राज्य की विधानसभाएं, संसद, भारत के राष्ट्रपति और विभिन्न पदों के निर्देश, अधिकार और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। तो मैं आपसे पूछूं चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 324 में। किसमें? अनुच्छेद 324 में। ये पिछली क्लास में मैंने जब आपको अनुच्छेद पढ़ाए थे तभी मैंने आपको बताया था। तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में? 324 में। संवैधानिक चुनाव आयोग कैसा निकाय है, तो आप कहेंगे संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। ठीक है, चलिए कौन कौन से चुनाव कराता है चुनाव आयोग? देखिए एक तो चुनाव आयोग होता है, एक होता है राज्य चुनाव आयोग। कैसा होता है? राज्य चुनाव आयोग, जो राज्यों में कराता है। जैसे नगर पालिका के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, उनके कौन कराता है? राज्य कराता है। लेकिन मुख्यमंत्री के चुनाव हो गए, उनके कौन कराएगा? चुनाव आयोग कराएगा। ठीक है, देखिए तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। देखिए पहले चुनाव आयोग में सिर्फ एक व्यक्ति होता था जो कि अध्यक्ष होता था, वही कार्य करता था। कौन होता था? एक अध्यक्ष होता था। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो बन गया 1+2। कैसे बन गए? 1+2 बन गए, यानी एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष, 3 बन गए, एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष। अब कौन सी वर्तमान में? तो एक अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष। ठीक है, याद रखेंगे।
चुनाव आयोग के स्वतंत्र कार्यभार को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को पद की सुरक्षा दी जाती है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उनका पद हटाया नहीं जा सकता। जैसे सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनको पद से नहीं हटाया जा सकता ना, ऐसे ही किसको नहीं हटाया जा सकता, मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, याद रखेंगे। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। काफी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो आप कहेंगे प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वीएस रमा देवी। कौन थी? वीएस रमा देवी। काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप बताएंगे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप बताएंगे सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो आप बताएंगे वीएस रमा देवी। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो आप बताएंगे राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, ये आपको चुनाव आयोग क्लियर हुआ? बिल्कुल। और चुनाव आयोग कैसा है ये याद रखना है, संवैधानिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। यूपीएससी कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग भारत की प्रमुख भर्ती एजेंसी है। संविधान में उल्लेख 315 से 323 तक है। कब तक है? 315 से लेकर 323 तक है। तो यूपीएससी किस में? संविधान के 315 में। किस में? अनुच्छेद 315 में। याद रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। यूपीएससी दोस्तों कहा जाता है कि भारत का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। जैसे पीसीएस है, यूपीएस है, इन सबके कौन कराता है? यूपीएस कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूपीएससी में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। जैसे चुनाव आयुक्त में होते हैं ना, ऐसे होते हैं। ठीक है, आयोग के सदस्य और अध्यक्ष 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। ये काफी पूछा जाता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो आप बताएंगे 6 वर्ष या अवधि जो उनकी 65 वर्ष की आयु है तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। कब तक? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। याद रखेंगे, बिल्कुल। यूपीएससी द्वारा प्रतिष्ठित अखिल भारतीय सेवा, केंद्र सचिवालय और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। याद नहीं रखना। ठीक है, प्रथम यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे सर रॉस बारकर थे। कौन थे? सर रॉस बारकर थे। ठीक है, ये प्रथम यूपीएससी के अध्यक्ष थे। और प्रथम स्वतंत्र भारत के यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे एच के कृपलानी थे। कौन थे? एच के कृपलानी थे। दोनों अलग हैं दोस्तों। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे सर रॉस बारकर थे। कौन थे? सर रॉस बारकर थे। लेकिन यूपीएससी के स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे एच के कृपलानी थे। कौन थे? एच के कृपलानी थे। ठीक है, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे मनोज सोनी है। कौन है? मनोज सोनी है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए देखिए, केंद्र में तो यूपीएससी हो गया, केंद्र में तो यूपीएससी हो गया, लेकिन राज्य में भी अलग अलग होता है। राज्य में क्या होता है? राज्य में होता है स्टेट पीसीएस यानी एसपीसीएस यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी। क्या? एसपीएससी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे केंद्र में होता है ऐसे ही राज्य में होता है। ज्यादा याद नहीं रखना, बस ये याद रख लेंगे। केंद्र में यूपीएससी के समानांतर राज्य स्तर पर एक राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी है। एसपीएससी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक है। जो यूपीएससी में मैंने आपको बताया था ना, यूपीएससी 315 में, तो उसी के अंदर क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग है। इसका कार्यकाल कितना होता है? इसके कार्यकाल को बस आप याद रखेंगे। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, या तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक उनका कार्यालय होता है, कार्यकाल होता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ज्यादा आपको याद नहीं रखना। नेक्स्ट है वित्त आयोग। वित्त आयोग अर्थात फाइनेंस आयोग। कौन सा? फाइनेंस कमीशन। याद रखेंगे, बिल्कुल। फाइनेंस कमीशन कैसा आयोग है? तो आप बताएंगे संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। ठीक है, वित्त आयोग के संविधान के अनुच्छेद 280। वित्त आयोग किस में? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 280 में। किस में? अनुच्छेद 280
1980 में। ये मैं आपको अलग से इसलिए नोट करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा यूपीएससी किस अनुच्छेद में, तो आप बताएंगे 315 में। जैसे आपसे पूछ लेगा चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में, तो आप बताएंगे 324 में। जैसे आपसे पूछ लेगा वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में, तो आप बताएंगे 280 में। इसलिए मैं आपको ये अलग से नोट करा रहा हूँ। वैसे मैंने आपको अनुच्छेद करा दिए पर आप उनको याद रखेंगे, ठीक है। मैं उल्लेख किया गया है कि यह एक स्वतंत्र और अर्धन्यायिक संस्थान है। कैसी है? स्वतंत्र और अर्धन्यायिक संस्थान है, ठीक है। आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में सदस्य होते हैं, ठीक है। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को करों की शुद्ध आय के वितरण और उन्हें राज्यों के बीच साझा करने या जा रहा है। क्या किया जा रहा है? जो राज्य होते हैं ना और केंद्र, जैसे अपना टैक्स वसूल किया जाता है। क्या किया जाता है? टैक्स वसूल किया जाता है। तो उसको राज्य और केंद्रों के बीच बंटवारा भी तो किया जाता है। तो उसके बारे में बताता है कौन? वित्त आयोग। कौन बताता है? वित्त आयोग, ठीक है। वित्त आयोग की सिफारिश सलाहकार प्रकृति की विशेषताएं, ठीक है। देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंपोर्टेंट है, नोट करेंगे। कौन है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष? कौन है? केसी योगी। कौन है? केसी योगी। कौन है? केसी योगी, ठीक है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे नंद किशोर सिंह। कौन है? नंद किशोर सिंह, जिनको आपको एग्जाम में एन के सिंह भी लिख के दे देगा। क्या दे देगा? एन के सिंह भी लिख के दे देगा। और आजकल तो एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछता है कि नंद किशोर सिंह कौन है? वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह है। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी सीजीआई, कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल, किसके बारे में? कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल के बारे में, ठीक है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, ठीक है। इसका दोस्तों कौन से अनुच्छेद में सीजीए दिया गया है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 148 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 148 में दिया गया है, ठीक है। संविधान का वितरण 148, सीएजी का एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रस्ताव है। भारतीय व लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के प्रमुख और जनता के धन के संरक्षक माना जाता है। किसको? सीएजी को। किसको? सीएजी को। भारत का जो जनता का धन होता है ना, कर के द्वारा दिया जाता है। तो जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है ना, उसका ये कर्तव्य होता है कि जो पैसा खर्च करती है वो किधर करती है, कहाँ करती है, ये सब बताया जाता है, ठीक है। ये सब उसका काम है। किसका? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का, ठीक है। सीएजी को वित्तीय प्रशासन, संसद के विधानमंडल और भारतीय संविधान का सदस्य बनाया रखा जाता है। क्या बनाया जाता है? संसद का, वित्तीय प्रशासन का और विधानमंडल का संविधान में क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया है, ठीक है। आपको ज्यादा याद नहीं रखना, इसका बस वो याद रखना है कार्यकाल कितना होता है। तो सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। कितना होता है? लगभग 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनका कार्यकाल होता है। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। भारत के पहले नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कौन थे? तो आप बताएंगे वी नरहरि राव थे। कौन थे? वी नरहरि राव थे, ठीक है। याद रखेंगे? बिल्कुल। भारत के वर्तमान में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कौन है? तो आप बताएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। याद रखेंगे? बिल्कुल। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, जिसको क्या कहते हैं? NHRC। क्या कहते हैं? NHRC के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। याद रखेंगे? बिल्कुल। देखिए, NHRC ने 1993 में एक वैधानिक और स्वतंत्र निकाय की स्थापना की। किसने? NHRC ने 1993 में एक वैधानिक और स्वतंत्र निकाय की स्थापना की। आयोग देश के मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? जो मानव के संरक्षक होते हैं ना, जैसे हमारे कर्तव्य हैं, उनके संरक्षक के रूप में कार्य करता है। कौन? NHRC। याद रखेंगे? बिल्कुल। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा निकाय है दोस्तों? तो आप कहेंगे बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना होगा। देखिए, इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो कौन होता है? या तो मुख्य न्यायाधीश होगा। कौन होगा? जो सेवानिवृत्त है ना, मुख्य न्यायाधीश। जैसे अभी वर्तमान में अपने सीजीए कौन है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो आप बताएंगे DY चंद्रचूड़ है। कौन है? DY चंद्रचूड़ है। अब ये जब रिटायर हो जाएंगे ना, तो लगभग माना जाएगा कि इनको मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए ये क्या है?
योग्यताएं रखते हैं। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। आयोग मानवाधिकारों के किसी भी उल्लंघन की जांच करना, मानवाधिकारों के अनुसंधानों को बढ़ाना और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा कार्यक्रमों के बारे में जनता के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना, ये सब इसके काम है। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल, याद नहीं रखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा। कौन थे? न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा है। कौन है? न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा है। याद रखेंगे बिल्कुल, याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। किसके बारे में? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय भी कैसी है? एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। आप याद रखेंगे कब हुई थी इसकी स्थापना? 28 जनवरी 1950 को। संविधान के अनुच्छेद 124 में, किस में है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय? 124 में। किस में? 124 में। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, अधिकार, क्षेत्र, स्वतंत्रता और संगठन संबंधित हैं। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 है। किसके साथ? मुख्य न्यायाधीश के साथ। वैसे कितनी है? तो आप कहेंगे 1+32 है। कैसे है? 1+32 है। याद रखेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और 32 अन्य न्यायाधीश। याद रखेंगे बिल्कुल। जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए पद की सुरक्षा, निश्चित सेवा की शर्त, भारत की संचित निधि पर लीज वाले कंजप्शन, बाकी ये आपको याद नहीं रखना। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन से? काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बताएंगे हीरालाल जेकानिया। कौन थे? हीरालाल जेकानिया। ये कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। याद रखेंगे बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? तो आप बताएंगे डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ है। याद रखेंगे कौन से नंबर के हैं ये? तो आप बताएंगे 50वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। याद रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलें आगे, चलिए। मैंने आपको दोस्तों अभी कितने बता दिए? तो आप कहेंगे मैंने आपको संवैधानिक निकाय बता दिए। कौन कौन से होते हैं? चुनाव आयोग होता है, यूपीएससी होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, वित्त आयोग होता है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होते हैं। काफी होते हैं। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों गैर संवैधानिक निकाय। किसके बारे में? गैर संवैधानिक निकाय के बारे में। ठीक है, बस आपको इनके नाम याद रखने, बाकी आपको ज्यादा याद नहीं रखना। कुछ कुछ चीजें हैं जिनको मैं आपको बता दूंगा, उनके बारे में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, बस आपको इनके नाम याद रखने, जैसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी जिसको कहते हैं CSIR। क्या कहते हैं? CSIR कहा जाता है। ये क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण। ये क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको क्या कहते हैं? NIA कहते हैं। क्या कहते हैं? NIA कहते हैं। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखेंगे बिल्कुल। भारत का विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग। काफी पूछा जाता है, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कौन? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको कहते हैं CVC। क्या कहते हैं? CVC, केंद्रीय सतर्कता आयोग। कैसी संस्थान है? गैर संवैधानिक निकाय आयोग है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी कैसी है? गैर संवैधानिक निकाय है। इसके बारे में हम जब स्टैटिक जीके की पढ़ेंगे ना, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तब मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा। ठीक है, अभी बस इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? NARD। क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। वैसे इसको क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। काफी इसकी जो फुल फॉर्म है ना,
काफी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप नोट करेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, याद रखेंगे बिल्कुल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या कहते हैं, DRDO कहते हैं, क्या कहते हैं, DRDO कहते हैं, ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त, तो लोकपाल और लोकायुक्त ये भी क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी जिसको इसरो कहते हैं, याद रखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, काफी फुल फॉर्म पूछी जाती है। नीति आयोग, ठीक है, आप याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल इसके बारे में पढ़ लेंगे डिटेल से। भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब आप पढ़ लेंगे, ठीक है। रिजर्व बैंक, ये भी क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, तो आप इनके बारे में पढ़ लेंगे। बस आपको ये याद रखना है कौन कौन सी गैर संवैधानिक निकाय है, कौन कौन सी संवैधानिक निकाय है, इनके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। आज दोस्तों हमारी पॉलिटी की अंतिम क्लास है। मैंने आपको पॉलिटी के लगभग जितने चैप्टर थे, जितने टॉपिक थे, सब मैंने आपको कवर करा दिए। आपको पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, यदि आपने सारी क्लास कर ली है। तो आपने जो क्लास नहीं की है उनको कर लें और नोट्स अवश्य बनाएं। दोस्तों जितनी मैंने आपको क्लास कराई है ना, PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लेना, उसके बाद नोट्स बनाना और उन नोट्स को बार बार रिवाइज करना। क्या करना, बार बार रिवाइज करना। मुझे ऐसी उम्मीद है कि पॉलिटी से आपकी जितनी मैंने क्लास कराई है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप इनको एक बार फिर से रिवाइज करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।